नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबरों की शुरुआत अभी की बड़ी खबर से। 15 अक्टूबर से देश भर में 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स खुल जाएंगे। कोरोना संकट के बीच व्यावसायिक और शैक्षणिक गतिविधियों को चलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। गुरुवार से लागू होने वाली नई गाइडलाइंस के मुताबिक 15 अक्टूबर से एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को भी खोलने की अनुमति दी गई है। 15 अक्टूबर के बाद देश भर में सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी खुल सकते हैं, जिस पर फैसला राज्य सरकार को लेना है। स्कूलों में अटेंडेंस की बाध्यता नहीं होगी। स्कूल चाहे तो ऑनलाइन क्लासेज का जो कार्यक्रम चल रहा है वो जारी रहेगा। नई गाइडलाइंस के मुताबिक 100 लोगों से ज्यादा की भीड़ वाली आयोजन के लिए 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकार इजाजत दे सकती है। तो आर्थिक गतिविधियों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। 15 अक्टूबर से बहुत कुछ खुलेंगे। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, थिएटर भी खुलेंगे। इसके गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे मल्टीप्लेक्स। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पार्क भी खुलेंगे। इतना ही नहीं, 15 अक्टूबर के बाद खुल सकते हैं स्कूल और कॉलेज। इसके बाद स्कूल, कॉलेज, कोचिंग पर राज्य सरकार फैसला लेगी कि वो खोलना चाहते हैं या नहीं। स्कूल में अटेंडेंस की बाध्यता भी नहीं होगी और साथ ही साथ स्कूल चाहे तो ऑनलाइन क्लासेज जारी रहेगा। 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ के लिए शर्तें जरूरी है। वहां 100 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की है। वहीं दिल्ली में बीजेपी की बैठक के बाद बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे। भूपेंद्र यादव ने यह भी कहा कि सीट शेयरिंग पर सब कुछ 2 दिन में तय कर लिया जाएगा। इसके लिए कई नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, जो पार्टी नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि गठबंधन केंद्र और बिहार सरकार के काम के आधार पर चुनाव में उतरेगा। तो बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी दोहराया कि सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। विकास के कार्य बिहार में किए हैं, उसको लेकर बिहार में एनडीए का गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ चुनाव में उतरेगा। इस बातचीत की पूरी प्रक्रिया को पूरा करेंगे और बिहार में भारतीय जनता पार्टी, जदयू और लोजपा तीनों पार्टियां मिलकर के इस चुनाव को लड़ेंगे। उसके साथ ही जदयू के साथ जो उनके सहयोगी भी आए हैं, जितिन राम मांझी जी, उनकी पार्टी भी जदयू के साथ है और हम बिहार में पुनः एक बार एनडीए गठबंधन के साथ 3/4 बहुमत से चुनाव को विजय प्राप्त करेंगे। नीतीश जी उसके मुख्यमंत्री रहेंगे। निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जदयू से, लोजपा से बात करने के लिए पार्टी के नेताओं को नामित किया है कि जो हमारा गठबंधन है उसको ठीक ढंग से हम गठबंधन की बातचीत पूरी करेंगे, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और मेरा विश्वास है कि एक बहुत अच्छी जीत एनडीए को प्राप्त होगी। आज जिस प्रकार से मैं पिछले 2 महीने में देख रहा हूँ, मोदी जी के प्रति जिस प्रकार का प्रेम और स्नेह बिहार में देखने को मिलता है और साथ साथ नीतीश जी की सरकार ने जो काम किया है, तो हमारे इस गठबंधन का नेतृत्व राज्य में नीतीश जी ही करेंगे। 2-3 दिनों में फाइनल नेगोशिएशंस हो जाएंगे। जायसवाल जी, क्या एलजेपी के साथ गठबंधन को लेकर सभी एनडीए के सभी दल एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। उसके लिए कुछ नेताओं को नामित किया गया है जो नेगोशिएट करेंगे और जल्दी हम लोग सब चीजें तय करेंगे। वो नेता कौन होंगे? आप सबों को पता चल जाएगा। ठीक, तो एलजेपी से भी कुछ बात हुई क्या आज मीटिंग के दौरान? बातचीत है, एनडीए में सभी से बात होगी, एनडीए के सभी। अब जरा खबर को समझिए कि आखिर बीजेपी को 1-2 दिनों का वक्त क्यों चाहिए। दरअसल बीजेपी चाहती है कि बिहार में एनडीए एकजुट रहे। जेडीयू के सबसे बड़े नेता नीतीश से बात होनी है। नीतीश को बीजेपी सीएम कैंडिडेट बता चुकी है, पहले से ही यह तय है। बीजेपी चाहती है कि एलजेपी एनडीए में रहे, वो कहीं ना जाए और एकजुट होकर के चुनाव लड़े। एलजेपी को मनाने की जिम्मेदारी भी बीजेपी पर ही है। उधर बिहार एनडीए में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। उम्मीद है कि 1-2 दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। इन सब के बीच चिराग पासवान ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी उनकी मां है और इस बार पार्टी हित को पहले रखा जाएगा।
कोई सोच रहा है कि हमें छोटा कर दे या दबा सके, तो ये साफ है कि हमारी पार्टी के अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकेगा। चिराग पासवान के डायलॉग को सुन वहां जुटे कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ गया और वो नारेबाजी कर दिए। पार्टी हमारी माँ है, उसको आगे बढ़ाना है, और कोई अगर सोचेगा कि हम उसको दबा लें, छोटा कर लें, अस्तित्व मिटा दें, तो वो संभव नहीं सकता जी। तो सब लोग हर परिस्थिति के लिए तैयार है ना। तो चिराग पासवान ये बातें बंद कमरे में भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने इसका वीडियो बनवाया और फिर खबर बन गई कि चिराग पासवान बीजेपी जेडीयू को मैसेज देना चाहते थे इस वीडियो के जरिए। साथ ही साथ चिराग पासवान अपने तल्ख तेवर पर अब भी कायम हैं कि उन्हें कोई दबा नहीं सकता, उन्हें कोई झुका नहीं सकता। एलजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश भरना भी मकसद है उनका, इस वजह से उन्होंने ये वीडियो संदेश भेजा। और साथ ही साथ सीटों को बार्गेनिंग के लिए पॉलिटिकल प्रेशर जरूरी होता है। अब तक एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुआ है, ऐसे में अभी भी जो है चिराग पासवान लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स करते नजर आ रहे हैं। वहीं दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसके बाद पार्टी विधायक दल के नेता सदानंद सिंह ने कहा कि मीटिंग में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई, गठबंधन पर कोई चर्चा इस बैठक में नहीं हुई। सदानंद ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, तनातनी तो एनडीए में भी है। सीटों पर ही अगर बात हो तो सीटों पर ही तो पेच फंसा हुआ है। आरजेडी कुछ तय नहीं कर पा रही है कितनी सीटें आप लोगों को देगी। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो क्या पूरी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है कांग्रेस की? नहीं, हमारे जो लोग हमारे यहाँ आवेदन किए हैं टिकट के लिए, ये मेरा फर्ज बनता है कि कम से कम आला कमान को उनसे अवगत करा दें ये अमुक व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं। देरी तो दूसरी ओर भी हो रही है। कहाँ फाइनल हुआ? लोजपा वाले जितनी सख्ती से विरोध कर रहे हैं, और कांग्रेस में तो कहीं या महागठबंधन में कहीं तो कोई बहुत बात नहीं है। थोड़ा सीट उठ का होता है तो होगा, देखा जाए। लेकिन जो गठबंधन के लोग जो छोड़कर जा रहे हैं, आरएलएसपी, हम ये सब जो चले गए, इसका नुकसान कुछ हमको नहीं लगता है। जो अभी की स्थिति है, यदि उस स्थिति में भी महागठबंधन मजबूत रहेगा तो हमको नहीं लगता है कि कोई बहुत नुकसान हो। अंतिम सवाल, क्या लगता है अगले 2-3 दिनों में कुछ फाइनल हो जाएगा? यह निश्चित रूप से फाइनल हो जाएगा, क्योंकि कल से नॉमिनेशन शुरू हो गया फर्स्ट फेज का, तो होगा ही। तो कांग्रेस के दिल्ली दौरे को समझिए, आखिर इससे क्या हासिल होगा। दरअसल महागठबंधन में सीटों का पेच सुलझा नहीं है। आरजेडी ने अपने पत्ते अब तक खोले नहीं हैं, इसको लेकर संशय बना हुआ है। संख्या लेकर कांग्रेस आरजेडी में अब तक बात नहीं हुई है। ऊपर से सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा जरूर करते हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम को फाइनल करने में जुटी हुई है, लेकिन अभी भी स्थिति और संशय जो है वो बरकरार है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि 1-2 दिनों में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। उधर आरजेडी को सीपीआईएमएल ने तेवर दिखाया है। जी हां, बात नहीं बनने पर 30 सीटों की लिस्ट जारी की गई है। उन्होंने कहा है कि 20 सीटें अंतिम रूप से मांगी गई थी। सीपीआईएमएल का कहना है तालमेल की संभावना बचती है तो सोचा जाएगा। तरारी, अगिवाम, जगदीशपुर, संदेश आरा का नाम, दरौली, जीरादय, रघुनाथपुर, बलरामपुर को भी उसमें नाम में शामिल किया गया है। पालीगंज, मसौढ़ी, फुलबारी, काराकाट का भी नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है। हमारी पार्टी राजद के साथ, महागठबंधन की पार्टियों के साथ बातचीत कर रही थी, और हमने जो हमेशा यहाँ हम 100 सीट लड़ा करते हैं, हमने अपनी सीटें घटा करके 53 कर दी थी। बाद में हमने देखा कि शायद तालमेल में कोई दिक्कत बने न हो, इसलिए उसको भी घटा करके हमने सूची छोटी की। 30 सीटों की हमने सूची दी, और फिर हमने यहाँ तक हमने लचीलापन दिखाया कि उसमें भी जो हमारी 20 प्रमुख सीटें हैं, उन सीटों पर अगर राजद विचार करता है तो एक संपूर्ण तालमेल की स्थिति बन सकती है। लेकिन लगता है कि शायद राजनीतिक परिस्थिति और जनभावना जो है, इस पर राजद की नज़र उस ढंग से नहीं है, इसको गंभीरता से वो नहीं ले रहे हैं।
उधर इन दिनों आरजेडी में कई विधायकों का विरोध हो रहा है। राबड़ी आवास के बाहर तकरीबन रोजाना प्रदर्शन हो रहा है। आज हिलसा से आए लोगों ने स्थानीय विधायक शक्ति सिंह यादव का राबड़ी देवी के आवास के बाहर जमकर विरोध किया। इस दौरान इन लोगों ने शक्ति यादव की जगह पार्टी के किसी और सदस्य को हिलसा से प्रत्याशी बनाने को लेकर आवाज बुलंद करते नजर आए। यादव को इसलिए विरोध कर रहे हैं कि मनमानी काम करते हैं। हिलसा में जाते हैं, जब वोटर उनसे मिले जाता है तो कहता लालू यादव को वोट देता है, हमको वोट नहीं जाता। लालू यादव ही जाओ, लालू यादव ही आए हैं, तेजस्वी यादव से मिलना है, प्रतिपक्ष के नेता से बात को रखना है। मुकेश यादव युवा राष्ट्रीय जनता दल उपाध्यक्ष मुकेश यादव के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हीं के तरफ से आए हैं। शक्ति यादव का विरोध हम लोग कर रहे हैं। शक्ति यादव का क्योंकि गरीबों के साथ कदमों में कदमों मिला के चलना नहीं चाहते हैं। वो जो है ना बिल्कुल दलाल है। वो सीधे कहता है कि अरे टिकट तो मेरा पॉकेट में है, युवा को हम रोजगार दें, चाहे कुछ भी काम करें उसका या ना करें, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब चाहेंगे जब टिकट लेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, तो क्या मतलब है इसका? कि ये अनुशासनहीनता है जो आप लोग कर रहे हैं पार्टी के तरफ से? नहीं, ये अनुशासनहीनता नहीं है। हम तेजस्वी भैया को बोलना चाहते हैं कि वो अच्छे आदमी नहीं है, अच्छे नेता नहीं है। तो राबड़ी आवास के बाहर आखिर इतने प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, जरा इस खबर को भी समझ लीजिए। राबड़ी आवास के बाहर तकरीबन रोजाना प्रदर्शन हो रहा है। आज विधायक शक्ति सिंह यादव के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, तो हिलसा के लोग शक्ति का टिकट काटने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन करने आए लोग दूसरे उम्मीदवार के समर्थक हैं। लालू यादव के नहीं रहने से भी ये समस्या बड़ी हो गई है। तो यानी रोजाना प्रदर्शन हो रहा है। कई लोग टिकट को लेकर के आ रहे हैं, कई लोग टिकट जो स्थानीय नेता है उनके टिकट काटने की भी मांग कर रहे हैं। तो लगातार प्रदर्शन यहां पर जारी है। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी बेटे के बाद दामाद को भी सियासत में सेट करना चाहते हैं। जहानाबाद की मखदुमपुर सीट से वे अपने दामाद देवेंद्र मांझी को चुनाव में उतारना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि मखदुमपुर के विकास के लिए वे अपने परिवार के सदस्य को उतारने की बात कही। परिवारवाद की चर्चा करने पर उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों में परिवार के सदस्य को टिकट मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने एलजेपी का उदाहरण दिया। जिस एलजेपी के नाम आप लोग कह रहे हैं, एलजेपी में बताइए ना, 5 आदमी बताइए, एक ही परिवार के सब लोग हैं, उनके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं आप? तो आप लोगों की मानसिकता है, आप लोगों की मानसिकता है कि किसी पर उंगली उठा दें तो कौन परिवारवाद की ओर चला है? तो बताइए, क्या ये इंजीनियर को हम दिया है तो 7वां पास है का, 8वां पास है का? जब 8वां पास और 9वां पास को लोग ही देते हैं, ये करते हैं अपने बाल बच्चों को, तो उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं। और जो इंजीनियर है, समाज का सेवा करना चाहता है, उसको परिवारवाद। उधर गया जिले की 10 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग है, जिसके लिए कल से नामांकन होना है। प्रशासनिक स्तर पर इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। भीड़ न हो इसके लिए अलग अलग नामांकन का इंतजाम किया गया है। गया टाउन और वजीरगंज विधानसभा सीट के लिए सदर अनुमंडल कार्यालय में नामांकन होगा। नामांकन के लिए हम लोग की पूरी तैयारी है और नामांकन का सेल बना हुआ है। नामांकन करने जो लोग आएंगे उनको लिए अलग से हेल्प डेस्क बना हुआ है। वो आएंगे और हेल्प डेस्क पे अपने सारे डॉक्यूमेंट को दिखाएंगे कि उस डॉक्यूमेंट में यदि कोई कमी होगी तो हमारे हेल्प डेस्क पे जो कर्मी रहेंगे वो उनको बताएंगे कि ये कमी है, इसको सुधार कर लिया जाए, और सुधार करने के बाद हमारे यहाँ आके नॉमिनेशन करेंगे। प्रथम चरण में 71 सीटों पर मतदान होना है और उसमें से गया जिला के भी 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। इस विधानसभा क्षेत्र के नामांकन की तैयारी पूरी कर ली गई है। आप देख सकते हैं कि नाम निर्देशन कोषांग बनाया गया है जो गया टाउन के लिए, जो कुल 10 विधानसभा क्षेत्र हैं गया में, उसमें से 5 विधानसभा क्षेत्र के लिए गया जिला मुख्यालय में नामांकन पत्र दाखिल होगा, जबकि 3 विधानसभा के लिए सिरघाटी अनुमंडल और 1 विधानसभा के लिए टिकारी और एक अन्य विधानसभा के लिए नीमचक बथानी अनुमंडल मुख्यालय में नामांकन का पत्र दाखिल होगा। और इस नामांकन पत्र दाखिल करने को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। अलग अलग कोषांग बनाए गए हैं जहां से आवेदन लिया जाएगा और जो भी कैंडिडेट आएंगे उनके सहायता के लिए हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। पहले जब यहाँ नामांकन होता था तो एक कैंडिडेट के साथ 5 लोग आ सकते थे, लेकिन इस बार कोविड गाइडलाइन के अनुसार एक कैंडिडेट के साथ सिर्फ 2 लोग अंदर आएंगे
और उनका नामांकन होगा। और बहुत सारी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन इस बार की जा रही है, जिससे कि कोविड की जो एडवाइजरी है उसका सही तरीके से पालन हो और जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, नामांकन की प्रक्रिया है, वो भी बेहतर तरीके से हो सके। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। चीनी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के बाद बक्सर शहर का सीवरेज और गंगा की तस्वीर बदलने वाला महत्वाकांक्षी सीवरेज प्लांट एक बार फिर चुनावी मुद्दा बनने को तैयार है। गौर करने वाली बात है कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी राजनीतिक उम्मीदवारों के नजर पर पड़ी थी ये मुद्दा, और अब एक बार फिर विधानसभा चुनाव में इसकी तैयारी है। बक्सर में गंगा नदी को निर्मल बनाने की सरकार की सीवरेज ट्रीटमेंट योजना भी मतदाताओं के सामने फिर से मुद्दा बनने वाला है। बक्सर के लोग योजना को शुरू होने का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। खास बात यह है कि ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े 4 महत्वपूर्ण ढांचों का निर्माण हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी काम लटका है। 2018 से तमाम जो प्रोजेक्ट है उस पर कामकाज बंद है, क्योंकि जो कंपनी जुड़ी थी वो चीनी कंपनी थी और 2018 में ही विभिन्न वजहों से उसने अपने हाथ खींच ले। यही नहीं, जो ठेकेदार या यहाँ काम करने वाले लोग थे उनका भी पैसा इस प्रोजेक्ट में फंसा हुआ है। दरअसल 2011 में सरकार ने बक्सर में सीवरेज योजना को मंजूरी दी थी। 2014 में योजना को पूरा होना था। ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का ठेका चीनी कंपनी को मिला था, लेकिन चीनी कंपनी समय पर पूरा नहीं कर सकी काम और नगर आवास विकास विभाग ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, जिसके बाद 2015 से काम बंद है। योजना से जुड़े लोगों का बहुत ही पैसा कंपनी के पास बकाया है। सुपरवाइजर के तौर पे काम कर रहा था और ये चाइना की कंपनी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए आई थी, जिसका नाम ट्राइटेक विजन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी था, जो यहाँ पे काम कर रही थी, लेकिन ये काम पूरा नहीं हो पाया। हम लोग काम कर रहे थे, हम लोग का पेमेंट भी, बहुत सारे स्टाफ लोगों का पेमेंट भी नहीं मिला और बजट की वजह से ये काम बंद हो गया। ये 2012 में काम स्टार्ट हुआ। बक्सर के स्थानीय विधायक के मुताबिक चीनी कंपनी ने समय पर काम नहीं किया, इसलिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, जिसके बाद सीवरेज प्लांट में काम बंद है। उम्मीद करते हैं कि केंद्र की दूसरी सीवरेज परियोजना के साथ इसको जोड़ा जाएगा। आदरणीय रामकृपाल यादव जी ने इसको स्पष्ट किया कि नहीं, भविष्य में अगर योजनाओं में काम लगेगा तो इस योजना को यहीं से शुरू करके इसको पूरा कराने का काम किया जाएगा। चीन की कंपनी ने बक्सर समेत 3 शहरों के सीवरेज प्लांट का काम किया था। तीनों ही शहरों में कामकाज बंद है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए बक्सर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। और अगली बड़ी खबर रांची से है। रांची में बेरोजगार युवाओं को नौकरी का सपना दिखाकर बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। लालपुर थाना पुलिस के पास आज करीब 100 की संख्या में युवक युवती अपनी शिकायत लेकर पहुंचे और फर्जी प्लेसमेंट कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नॉक्स जॉब प्लेसमेंट नाम की एक कंपनी ने युवाओं को नौकरी दिलाने का झांसा देकर रजिस्ट्रेशन करवाया था। इस दौरान हर युवक युवती से 1000 से 1500 रुपए तक रजिस्ट्रेशन के नाम पर वसूली की गई, जिसके बाद ट्रेनिंग के नाम पर इन लोगों को और भी दूसरे बेरोजगार युवक युवतियों को इसी जाल में फंसाने का काम देने लगे और जो सैलरी का वादा किया गया था वो भी नहीं दिया। ठगी के शिकार युवाओं की शिकायत है कि न सिर्फ ये कंपनी फर्जी है बल्कि इसका विज्ञापन भी फर्जी है और इसी बात को लेकर कंपनी के ऑफिस में तीखी बहस भी हुई। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मैक्स प्राइवेट सर्विसेज LLP के नाम से यहाँ पे खोला गया था, जिसे 10 दिन के अंतराल में ही बदल के नॉक्स सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया, जहाँ पे युवक युवतियों को बुलाने का काम किया जा रहा था, जिसमें कि उन्हें बताया जा रहा था कि आपको यहाँ पे NTPC, मेकॉन, टाटा, सेमी गवर्नमेंट और टेलीकॉम सेक्टर में आपको जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। जब लोग यहाँ पे आ रहे थे तो उनसे रजिस्ट्रेशन के नाम पे 1000 से 1500 रुपया शुल्क वसूला जा रहा था। शुल्क लेने के बाद में ट्रेनिंग सेशन में उसे बताया जा रहा है कि आपको ये काम जो है फिक्स सैलरी पे नहीं मिल रही है। उससे पूर्व में बताया जा रहा था कि आपको 12 से 15,000 रुपया फिक्स सैलरी मिलेगी। जब यहाँ पे एनरोलमेंट हो जा रहा है उसके बाद में यहाँ बताने का काम किया जा रहा है कि ये आपका टारगेट बेस्ड काम है। ठीक है, चलिए टारगेट बेस्ड भी काम होता ही है, लेकिन काम क्या है? काम है कि फ़ोन करके दूसरे क्लाइंट्स को जॉब करने के लिए यहाँ पे बुलाने का, उनसे भी 1000-1500 रुपये का शुल्क लेके उन्हें भी ठगी का शिकार करने का। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे इनके द्वारा प्रकाशित है जो सामान्य दिनों में जो आए दिन अखबारों में जो वैकेंसियाँ निकलती है उसको ये लोग वैकेंसी बताते हैं। उसके ऊपर अपना मोबाइल नंबर एडिट करके ग्रुप में डाल देते हैं स्टूडेंट्स को कि ये वैकेंसी हम जनरेट।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।